हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान अकेडमी। इस सीरीज में मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और इसमें मैं 2024 में जितनी भी शिफ्ट कराई गई हैं वो सॉल्व करा रही हूँ। अभी एक वीडियो मैंने इसका पहले दे दिया था जिसमें मैंने 5 शिफ्ट करवा दी थी। बाकी 2019 से अलग चल रहा है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है। 2024 की डिमांड थी कि सबसे पहले 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करवा दीजिए। तो एक वीडियो मैंने इसका पहले दे दिया है, उसमें मैंने 5 शिफ्ट कवर करवा दी थी और इस वीडियो में मैं 5 शिफ्ट कवर करा दूंगी। जिससे क्या होगा, आपके सभी 2024 में जितनी शिफ्ट कराई गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ अन्य इम्पोर्टेंट तथ्य भी देखते चलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं। चलिए फिर इस शिफ्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो शिफ्ट है ये 1 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। ठीक है, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले 25 पूछे जाते थे। तो अभी इसके 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ में अन्य तथ्य भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है किसको? भरतनाट्यम को। अब अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्रा का है। इसके बाद में ये ओडिसी है, उड़ीसा का। सत्रिया है असम का, जो कि 8वां सबसे नया है। और कथक है यूपी का। अब बात करें केरल की, तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। तो ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं कहाँ के? ये हैं कहाँ के? केरल के। तो दो यहाँ हो गए, 2 3 4 5 6 7, एक बच रहा है। तो चलो इसमें अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जो 8वां बच रहा है आप उसे कमेंट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन सा छूट रहा है। अब एक हार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है 2000 साल से पुराना है और ये तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति होती है। और इसमें जितनी भी मतलब नृत्य के जो शैलियाँ होती हैं, जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, वो एक ही नर्तक प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसमें जो हस्त मुद्राएँ होती हैं, जो हाथ की, उनको बोला जाता है हस्त मुद्रा। जो मुद्राएँ वगैरह दिखाई जाती हैं हाथ के द्वारा, उसे बोला जाता है हस्त मुद्रा। ठीक है, और इसको एकाहार्य क्यों बुलाया था मैंने वो भी बता दिया। तो इस क्वेश्चन से इतने तथ्य बनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी कहाँ से दी गई थी? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। ये की गई थी खूंटी, झारखंड से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले समझिए, साक्षरता अगर प्रतिशत देखना है तो सबसे पहले एज क्या होनी चाहिए? 7 इयर्स प्लस होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरी, कोई भी भाषा हो, भाषा के मायने नहीं है, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा में आपको लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और समझ कर पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए। यानी कि लिखना पढ़ना और अगर समझना आ जाता है किसी भी भाषा में, भाषा मायने नहीं रखती है, 7 ईयर एज है, तो वो व्यक्ति फिर साक्षर माना जाता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को लिख और पढ़ सके। ठीक है, कुछ लोग बता देते हैं कि जो व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर लेगा तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाता है। ऐसा नहीं है, ये है प्रॉपर डेफिनेशन साक्षरता की। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत, ये सभी उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो भाषा मैंने बताया कोई मायने नहीं रखती है। उन लोगों का प्रतिशत जो बुनियादी अंक गणित, मैंने कहा सब्जेक्ट भी मायने नहीं रखता है। आपको अपनी भाषा पढ़नी, लिखनी और समझनी आती हो तो फिर आप साक्षर कहलाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है? कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड,
तो ये है आर्टिकल 44 में। और पता है डीपीएसपी जो है, वो डीपीएसपी किसने है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, और ये भाग 4 में है, भाग 4 में दिए गए हैं। इसके बाद में विधायिका और कार्यपालिका ये नहीं है, लेकिन क्यों नहीं अभी बताएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये है आर्टिकल 51। ठीक है, ये है आर्टिकल 51। अब अगर बात करें कि ये वाला क्यों नहीं है, तो देखो इसमें एक लूप होल है। ये देखो विधायिका है ना, विधायिका लिख दिया गया है। अगर यहाँ पर न्यायपालिका लिख दिया जाता तो ये आर्टिकल 50 से रिलेट कर जाता। कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका लिखा हुआ है, तो वो आर्टिकल 50 में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित कार्बावैक्स की घोषणा की थी। कार्बावैक्स की जो घोषणा की थी, ये की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, इतना ही काफी है। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 1951 1951 में जो एशियाई खेल आयोजित किए गए थे वो किए गए थे नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खुदाई खिदमतगार, ये इसके संस्थापक कौन थे, तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर हो जाएगा ये। अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य और जान लेते हैं, बहुत सारा पूछा जाता है इनके बारे में। तो इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और दूसरा 1919 का जो रॉलेट एक्ट होता है, इसमें ये एक्ट में ये क्या करते हैं, ये शामिल होते हैं। आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात किससे होती है, महात्मा गांधी से होती है। इनकी मुलाकात किससे होती है, महात्मा गांधी से होती है। और तब ये राजनीति में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक पश्तून के स्वतंत्र सेनानी हुआ करते थे। खिलाफत आंदोलन में भी ये भाग लेते हैं। ठीक है, और पश्तूनों के बीच जो लड़ाई होती है, क्योंकि पश्तून प्रांत के ये क्या स्वतंत्र सेनानी थे, तो वहां इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन भी पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो लाल कुर्ती आंदोलन इनसे संबंधित है। इसी को बोला जाता है खुदाई खिदमत का, इसी को बोला जाता है खुदाई खिदमत गार। ठीक है, और बात करें इनको, तो इनको 1987 में दिया जाता है भारत रत्न। और अगर बात करें भारत रत्न पाने वाले ये पहले फर्स्ट गैर भारतीय हैं। तो पूछा जाता है कि पहले गैर भारतीय, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और दो ही लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है जो गैर भारतीय हैं। एक तो ये हो गए कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसके बाद में एक है कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये कहाँ से संबंधित है, साउथ अफ्रीका से संबंधित है, और इनको भी भारत रत्न दिया गया। तो अभी कुल सिर्फ दो ही लोगों को भारत रत्न दिया गया है जो गैर भारतीय हैं। सारे प्रश्न मैंने यहाँ से देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बास्केटबॉल में दो टीमें होती हैं, जिसमें से प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, या 5 होते हैं। तो देखो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, टोटल तो इसमें होते हैं कितने, 12 खिलाड़ी। लेकिन 5 खिलाड़ी जो होते हैं सक्रिय रूप से बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन और देखा जाता है कि ये जो इसका कोर्ट होता है उसकी लंबाई क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 28x15 ये लेंथ है, और ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई में ये रेशियो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कथक शब्द का अर्थ क्या है, तो कथक देखो उत्तर भारत का क्या है, नृत्य है। और सबसे ज्यादा अगर बात किया तो ये यूपी से संबंधित है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर भारत से संबंधित है। और इसका पारंपरिक रूप ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उत्तर भारत में हुई थी। जो यहाँ पर यात्रा करने वाले यात्री वगैरह आते हैं, तो उन्होंने कथाकार या कहानीकार कहा जाता था, और इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई सी। ठीक है, और ये यूपी से संबंधित है, तो इसका हो क्या जाएगा, कथावाचक हो जाएगा। ठीक है, कथा अनुवादक कथा ये ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये नृत्य, संगीत और कथा ये तीनों का सम्मिश्रण है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, हिंदू प्लस मुस्लिम,
हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों की कलाओं का ये सम्मिश्रण है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद में इससे 3 घराने बहुत फ़ेमस हैं। एक तो लखनऊ घराना बहुत फ़ेमस है, जहाँ के कौन से हैं? लक्षु महाराज, है ना? लखनऊ घराना, लक्षु महाराज, और एक है जयपुर घराना, ठीक है? और एक है बनारस घराना। कथक शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, कथक जो है ये उत्तर भारत में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये मूल रूप से जो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ये मूल रूप से शास्त्रीय नृत्य माना जाता है यूपी का, ठीक है? और इसमें कुछ अन्य तथ्य कथावाचक से संबंधित है। तो पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर भारत में जो यात्रा करने वाले जो कवि आए थे उनसे हुई थी, और उनको उस समय कथाकार या फिर कहानीकार कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें अन्य तथ्य भी पूछे जाते हैं कि ये किसका सम्मिश्रण है? तो ये नृत्य प्लस संगीत और प्लस कथा, ठीक है? नृत्य प्लस संगीत प्लस कथा का सम्मिश्रण है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम जो कला है उससे ये प्रभावित पूछा जाता है, तो ये कथक है। मुस्लिम कला से प्रभावित, तो हिंदू और मुस्लिम कला का सम्मिश्रण है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसमें कथक में कि इसके घराने कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 घराने फेमस हैं। एक है लखनऊ घराना, दूसरा है बनारस घराना, और तीसरा है जयपुर घराना, ठीक है? लखनऊ घराने को कालका बिंदा दिन घराना भी पूछा जाता है, और इसी लखनऊ घराने से लक्षु महाराज फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो प्रश्न। तो यहाँ से इतने तथ्य पूछ लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथावाचक, कहानीकार या कथाकार इसका अर्थ होता है। और भी अगर कहानीकार या कथाकार आ जाए तो भी इसका अर्थ वही होगा। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी थी? तो गरीबी दर पूछा जा रहा है, लगभग में कितनी थी बिहार की? तो 2011-12 में जो बिहार की गरीबी दर थी वो 33.37% थी। अब अगर पूछा जाए कि भारत में समग्र रूप से कितनी गरीबी थी, तो 21.7 थी समग्र रूप से गरीबी दर, ठीक है, भारत की। और अगर मेल की पूछा जाए, पुरुष की कितनी थी? तो सॉरी, पुरुष नहीं, अगर इसमें पूछा जाए रूरल की, तो रूरल यानी कि ग्रामीण कितनी थी? ग्रामीण की थी 25.7% लगभग। और अर्बन यानी कि शहरी गरीबी दर कितनी थी? तो वो थी 21.9%। तो ये भी पूछा जाता है कि शहरों में गरीबी ज्यादा थी या गांवों में? तो ग्रामीण आबादी जो थी वो गरीब ज्यादा थी। सम संपूर्ण जो गरीबी दर थी वो थी 21.7%, ठीक है? तो इस प्रश्न से इतने तथ्य बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और व्यक्ति उससे संबंधित है? तो देखो, तोताराम शर्मा पखावज लिखा है, जाकिर हुसैन बांसुरी लिखे, आप देखते ही समझ गए होंगे तोताराम शर्मा पखावज से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तोताराम हो गए, पंडित अयोध्या प्रसाद हो गए, बाबू राम शंकर पागलदास हो गए, या और गोपाल दास हो गए, ये सभी पखावज से संबंधित है। जाकिर हुसैन जो है ये है तबला से संबंधित है ना? और बांसुरी से संबंधित कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक वादक थे, ये काफी प्रसिद्ध थे, ठीक है? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? केवल एक, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर जाकिर हुसैन की बात की जाए, तो जाकिर हुसैन के बारे में, तो जाकिर हुसैन को तीनों रत्न मिले हुए हैं, तीनों, पद्मश्री, पद्म भूषण, तीनों पद्म पुरस्कार मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है? पद्म विभूषण। अगर पद्मश्री की बात की जाए तो उनको पद्मश्री दिया जाता है 1988 में, सन बहुत पूछा जाता है, और दूसरा दिया जाता है 2002 में, और तीसरा दिया जाता है 2023 में। तो देखो, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था जाकिर हुसैन को, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनाया गया इस तरीके से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान जो है वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो बॉम्बे प्लान जो था ये कब आता है? बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान आता है 1944 में। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं JRD टाटा, और दूसरे कौन होते हैं? बिड़ला। क्या नाम था इनका पूरा? जीडी बिड़ला, जीडी बिड़ला, ठीक है? और इसलिए दो भागों में प्रकाशित होता है, दो भाग में इसका प्रकाशन किया जाता है। पहला प्रकाशन आता है 1944 में, दूसरा प्रकाशन आता है 1945 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी। 1990 में पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू हो पाई थी, कौन सी? आठवीं। ठीक है, क्योंकि 1990 से 91 और 1991 से 92, ये दो क्या आ जाता है, ये दूसरा योजना अवकाश आ जाता है, योजना अवकाश आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में 1992 से 97, 1992 से 1997 के बीच में आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या की जाती है, लागू की जाती है। तो क्वेश्चन हो जाएगा 13 का एक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गीता महालिक किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो 14 में गीता महालिक जो हैं ये संबंधित हैं किससे? ये थर्ड यानी कि ओडिसी से संबंधित हैं। और ये क्या होती है, ओडिसी नृत्यांगना होती हैं, और ये रस वगैरह जो रस होता है ना, अभिव्यक्ति होती है जो नृत्य की, उसे अभिव्यक्त करने में बहुत ही निपुण थी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनकी काफी ज्यादा सेवाएं थी। इसके लिए इनको क्या किया गया था, 2014 में इनको क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अगर पद्मश्री दिया गया था गीता महालिक को, कब? 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल बहुत ही फेमस त्योहार है जो नागालैंड में मनाया जाता है, और ये नागा कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मनाया जाता है। सबसे पूजनीय और ये जो हॉर्नबिल है, ये नागा जो जनजाति होती है उनका सबसे पूजनीय पक्षी भी है, और ये त्योहारों का त्योहार भी मनाया कहाँ जाता है, असम में, और ये से त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, त्योहारों का त्योहार। ठीक है, त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। 1 से 19 दिसंबर के मध्य लगभग मनाया जाता है। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वैभव जो है, वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? क्वेश्चन नंबर 16। तो वैभव क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक तो फेलोशिप कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आएगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास ये अधिकार है इसे लागू करने का। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग एक भौतिक मात्रा है जिसका उपयोग किसी वस्तु की दिशा के साथ साथ गति को मापने के लिए भी किया जाता है। और अगर इसका एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका मीटर प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो दी गई है वो दी गई है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अब अगर इसमें साथ में मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 थी, अब टोटल कितनी है? 12। अब 7वीं अनुसूची की बात की जाए, ये 3 भागों में बटी हुई है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया था कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया था? समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। अब अगर इसमें सब्जेक्ट की बात किया जाए संघ सूची में, तो पहले 97 सब्जेक्ट से, और अब हैं वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। और अगर राज्य सूची की बात की जाए तो उस समय पहले इसमें हुआ करते थे 66, और अब इसमें 5 सब्जेक्ट डिक्रीज हो जाते हैं, इसमें हो जाते हैं 61। और यहाँ समवर्ती सूची में कितने होते हैं? 61। कितने होते हैं? 47 होते हैं, और ये हो जाते हैं 52। एक और होती हैं अवशिष्ट शक्तियां, तो जो इन सभी से बच जाती हैं इन पे कानून बनाता है केंद्र सरकार, और इन पे कानून बनाता है बनाता है राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विवादित होने पर केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से माना जाता है। अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, इन पे जो इन सभी से बच जाती हैं उन शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। जो अधिक उपयोगी और अधिक संवेदनशील होती हैं उन पे कानून बनाता है हमेशा संसद यानी कि केंद्र सरकार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये थे संस्थापक। इन्होंने किसकी मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने चाणक्य की मदद से की थी।
मौर्य वंश की स्थापना। चाणक्य इनके गुरु हुआ करते थे और इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम राजा होते हैं जिनको बोलते हैं धनानंद या घनानंद, इनका इन्होंने अंत करके बनाया था। वहां पे स्थापना की थी किसकी? मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो ये किसके पुत्र थे? ये इनका पोता कौन था? अशोक। ठीक है। अब अशोक का एक नाम जो था वो है देव नाम प्रियदर्शी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी और इसने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्हें 19 जो ये ओलंपिक वाला गेम होता है, ओलंपिक में इन्होंने 3 बार ओलंपिक जीता है फील्ड हॉकी में। तो ये मैंने टोटल 20 क्वेश्चन जो थे इसके वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये पहली ये शिफ्ट कवर हो गई, इसके 20 क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए, जुड़ने वाले अन्य तथ्य भी देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही पूरा कंप्लीट वीडियो कराएंगे तो वीडियो को लास्ट तक देना देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर देना और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। 2019 से लेकर कंप्लीट 2024 तक की परीक्षाओं में कराए गए समस्त जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से देख लेना। 2024 की डिमांड ज़्यादा थी इसलिए 2024 के पहले करवा दिए, तो इसका एक वीडियो आ गया है, अगर वो नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिएगा। अब ये जो शिफ्ट है ये कराई गई है 5 मार्च 2024 को, शिफ्ट 1 है और इसको करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो लिया गया है कहाँ से, स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये थे आर्य समाज के संस्थापक। अब आर्य समाज की बात की जाए तो ये स्थापना इसकी कब हुई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास। वेदों की ओर लौटो या गो टू वेदास, लौटो नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अम्बुवाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अम्बुवाची मेला का संबंध है कहाँ से? ये संबंधित है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1, असम। तो अम्बुवाची जो मेला है ये ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर से फेमस है। और कामाख्या मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर है नीलाचल पहाड़, नीलाचल जो पहाड़ी है उसके ऊपर स्थित है कामाख्या मंदिर। और ये वार्षिक उत्सव है, अम्बुवाची मेला ये वार्षिक उत्सव है। ये मनाया कहाँ जाता है? असम में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से 2003 के पद्म विभूषण विजेता का नाम बताइए जिन्होंने विदेश मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो ये है सुहमा ली मलैया कृष्णा। हाँ, तो चलो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया था। ये 2009 से लेकर के 2012 के बीच में ये रहते हैं क्या? विदेश मंत्री। और इन्होंने पूछा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये रहते हैं 1999 से 2004 के बीच में ये सीएम रहते हैं कहाँ के? कर्नाटका के। अब बात करें 2004 से लेकर के 2008 के बीच में ये रहते हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो 2023 में इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण, इनको दिया गया था 2023 में पद्म विभूषण। तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे, इसीलिए ये 2023 में करंट का क्वेश्चन था, इसलिए पूछा गया था। कौन है? सोहमा हल्ली मल्लैया कृष्णा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? ये ऊपर वाले का था, तो ये है मदुरई से। ठीक है, संगम साहित्य का संबंध कहाँ से? मदुरई से है। क्वेश्चन नंबर 4। संगम युग जो होता है ये लगभग थर्ड बीसी से थर्ड एडी के बीच में रहता है। तीसरी शताब्दी से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी ईसवी तक ये रहता है। इसे तमिल साहित्य का काल कहा जाता है इस काल को। और संगम का मतलब होता है संगम, सभाएं जो होती हैं, सम्मेलन होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शकूर खान और पंडित राम नारायण खान का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शकूर खान
और पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? इनका संबंध है सारंगी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2023 में डीजीपीए के रूप में किसे डीजीसी, ये क्वेश्चन करंट का था, ये किसी काम का नहीं। उस समय ये विक्रम देव दत्त होते हैं, इनको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन जो थे, ये भारत में ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति या कृषि क्रांति, हरित क्रांति को क्या बोला जाता है? कृषि क्रांति भी बोला जाता है, इसके जनक थे। अब बात करें अगर विश्व में जनक कौन है, तो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। एम एस स्वामीनाथन को तीनों पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं। पद्म, इनको देखो, सबसे पहले इनको काफी अवार्ड मिले हुए हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 1987 में इनको मिलता है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिलता है। इसके बाद में इनको मिलता है 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद में इनको मिलता है 1986 में इनको मिलता है अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार। और इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं भारत के, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पद्मश्री इनको दिया गया था 1967 में, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1972 में, और पद्मश्री इनको दिया गया था 1989 में। ये क्रम से चलते हैं। जिसको अगर पद्म विभूषण मिल गया तो उनको फिर पद्म भूषण और पद्मश्री कभी नहीं दिया जा सकता है। अगर पद्म भूषण मिल गया तो उसे पद्मश्री नहीं दिया जा सकता है, लेकिन क्रम से चलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, फिर पद्म भूषण और उसके बाद में पद्मश्री। इतने अवार्ड इनको दिए गए थे, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार कर जाती है, तो वो डाली गई गेंद से बल्लेबाज को पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगाना किस रूप में क्रेडिट किया जाएगा? तो ये लेग बिफोर विकेट के रूप में क्रेडिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो देखो, इसमें योजना अवकाश आता है 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, 2 वर्षीय योजना अवकाश आता है, और इसके बाद में ये 1980 से 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये है कच्चा तीवु द्वीप। कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जलडमरू मध्य 285 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। ये एक निर्जन द्वीप है और यहाँ पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो उपलब्ध नहीं है। और ये ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो, जो वोल्केनिज्म घटना होती है उसके थ्रू ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है किसकी? जैन धर्म की जनगणना। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कितनी है? जैन धर्म की सबसे कम है। अब अगर सभी की जनगणना आप देखना चाहते हैं तो हिंदू देखो, इसके बाद में मुस्लिम है, और इसके बाद में ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, इसके बाद में सिख हैं, और इसके बाद में फिर बौद्ध हैं, और तब आते हैं जैन। अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए, सबसे ज़्यादा हैं हिंदू। तो हिंदू कितने हैं? तो इसमें इतने ही तथ्य काफ़ी हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद को अ, हॉकी का जादूगर बोला जाता है। ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में हुआ था। प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज कहाँ है? यूपी में, जहाँ अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इनके जन्म दिवस, इनको स्मृति के रूप में याद रखने के लिए इनके जन्मदिन को
जयंती के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2012 से। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निशुल्क एवं कानूनी सहायता से। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? निशुल्क एवं कानूनी सहायता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बजट से किस बजट से बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी? तो ये बंद कर दी गई थी 1997 से 1998 के बीच में। जो बजट घाटा है उसको दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक का जो एक तत्व नहीं है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से खेल और खेल से संबंधित शख्सियत जो जुड़ी हुई है उनका युग्म बताना है। शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल। और सुशील कुमार कुश्ती से। ये दोनों ऑप्शन सही है, शेफाली वर्मा क्रिकेट और सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरीके से अवाक रहता है, इसमें भाषा नहीं होती है। कहानी को चेहरे के भाव यानी कि बोल नहीं होते हैं इसमें। और कहानी को चेहरों के भाव, हाथ के इशारों की शब्दावलियों का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, ये है कथकली। कथकली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के आसपास त्रावणकोर वाला जो क्षेत्र है, त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। और केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसे बोलते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है। और इस कला का प्रदर्शन प्रारंभ में जो ये शाही दरबारों में हुआ करता था, लेकिन अब इसको ये एक मूक अभिनय है, नाटक है। और इसमें इतने तथ्य काफी हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। मणिपुरी से मणिपुरी और ओडिसी से उड़ीसा है। कथकली के दो हो गए। सत्रिया हो गया असम का, सत्रिया है असम का। कथक है यूपी का। और इसके बाद में कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह जो धुर्वे हैं इनको मध्य प्रदेश के हैं। ये इनका संबंध कहाँ से है? ये इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। और ये बैगा लोकगीत जो होता है, ये नृत्य होता है, उसको लोकप्रिय बनाने में इनका काफी योगदान रहता है। और 2022 में इनको सम्मानित किया जाता है इसके लिए पद्म श्री से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग जो कि गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, और इसमें होते हैं एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता रोजाना योजना 2019 को संशोधित किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है राष्ट्रीय बचत मासिक योजना 2023 के द्वारा। ठीक है, तो इसके भी दो शिफ्ट मैंने कंप्लीट कर ली हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें टोटल 5 शिफ्ट कराएंगे। तो ये जो शिफ्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, मतलब अभी तीसरी शिफ्ट है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। और ये करवाई गई है परीक्षा 6 मार्च 2024 को, शिफ्ट है फर्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन करवाया गया है, जो पूछा गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता 91.3% है? तो 91.3% साक्षरता है किसकी? ये है मिजोरम। ठीक है, अब बात करें कि भारत की साक्षरता दर की, तो भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो है 74.04%। अब इसके बाद में अगर मेल की बात की जाए तो मेल की साक्षरता है 82.14%। अब अगर वहीं फीमेल की बात कर दी जाए, फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की साक्षरता दर हो जाती है 65.46%। और केरल की साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा है,
केरल की साक्षरता दर है 93% प्लस, और ये सबसे साक्षर शहर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। 1942 में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने क्या किया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में आजाद हिंद जो स्वतंत्र सरकार क्या है इसका गठन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अगला। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अशोक। सम्राट जो अशोक हैं ये प्रसिद्ध हैं अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए। ठीक है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या है पूछा जाता है, तो इनकी भाषा है प्राकृत। और अगर बात की जाए लिपि की, स्क्रिप्ट, तो लिपि है इनकी ब्राह्मी। याद रखना, लिपि है ब्राह्मी और भाषा है संस्कृत। इन्हें सम्राट अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इनके जो अभिलेख हैं वो स्तंभ अभिलेख, बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति नीति है ये के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो आईजीओटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका आंसर था कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमोंग मोंग पर्व जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? सो अमोंग मोंग जो फेस्टिवल है इसका संबंध है कहाँ से? नागालैंड से। तो अमोंग मोंग जो है ये संगतम जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। 6 दिनों तक चलता है यह त्योहार। और अमोंग मोंग जो शब्द है इसका अर्थ होता है एकजुटता। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है किसमें? तो देखो, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति पूछा गया तो भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है राज्यपाल में निहित आर्टिकल 163 के तहत। और जो केंद्र की शक्ति होती है वो निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अभी हाल ही में किसकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई थी, तो ये वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था, ये मिला था इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। तो ये है कौन? लेजिम। तो लेजिम जो महाराष्ट्र का एक ये लोक नृत्य है। ठीक है। और इसमें लगभग 20 नृत्य का ग्रुप होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है निवेश के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। और पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ये 100 दिनों के कार्य दिवस के रूप में कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देता है 1 साल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो खो खो के टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? खो खो में टोटल प्लेयर होते हैं कितने? 12। ठीक है। लेकिन एक समय जो खेलते हैं प्लेयर वो होते हैं 9। 3 जो होते हैं वो शांत रहते हैं, उसमें स्थापन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। परम शून्य ताप 0 के, और यहाँ पर डेसिमल है, -270.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? तो ये गति करना बंद कर देते हैं। 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? इनका परम शून्य ताप पर क्या होता है? एक आदर्श गैस का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो शून्य हो जाता है और सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं, यानी कि गति करना बंद कर देते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे, ए आर रहमान को, ए आर रहम को, ईसाई पुयाल, ईसाई ईसाई पुयाल, या फिर ये मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे मदावूर वासुदेवन नायर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3। इनको 2011 में इनको दिया जाता है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और ये अ, कथकली के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रणजी ट्रॉफी 2022-23 टीम किसने जीती? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नीति के अनुसार, किस नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो ये है आयात प्रतिस्थापन। कौन सी? 16 नंबर का वन आंसर हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होती है? उद्योगों को विदेश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय भारत में ही उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और ये लागू कब की गई थी? 1970-80 के दशक में ये लागू की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किसके अंतर्गत किया गया है? नीति निदेशक, मौलिक अधिकार या संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो ये किया गया है नीति निदेशक तत्व में। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है डीपीएसपी में। अब अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये भाग 4 में है। ली कहाँ से गई है? ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। और ये आर्टिकल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये डीपीएसपी है, आर्टिकल इससे संबंधित है 36 से 51। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फार्मूला। तो सबसे पहले ये याद रखना कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और चौथी पंचवर्षीय योजना का समय अगर बात की जाए तो 1969 से लेकर के ये रहता है 74 के बीच में। ये 4th 5 ईयर प्लान है। ठीक है, इसको गॉडगिल फार्मूला के नाम से जानते हैं। इतने तथ्य यहाँ से देख लीजिए। और इसका उद्देश्य उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 1, जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का उद्देश्य क्या था? महिलाओं के अधिकार नहीं, बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दीपिका पल्लीकल ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब ये 4th शिफ्ट है जो आयोजित की गई थी 7 मार्च 2024 को। अब इसे सॉल्व करेंगे, टोटल 5 शिफ्ट सॉल्व करते हैं। ये लास्ट वीडियो है, एक वीडियो पहले दे चुके हैं। 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल कवर हो जाएंगे आपके यहाँ से। तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी बोला जाता है, इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है नैरो मनी। ठीक है, ऐसे करके। और M3 ये सही है। और M3 M4 को व्यापक मुद्रा बोलते हैं, यानी कि ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसको ब्रॉड मनी भी बोला जा सकता है, तो ब्रॉड मनी लिख लिया जाए। तो इसका दोनों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पोंगल त्योहार जो है, ये पोंगल जो त्योहार है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोंगल जो त्योहार है इसका संबंध है कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से। ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है और सूर्य को समर्पित है ये त्योहार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन जीतते हैं? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है ये गुलजार साहब। और ये गुलजार साहब जी का पूरा नाम जो था ये संपूर्ण सिंह कालरा था। इन्हीं को बोला जाता है संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, अब गुलजार साहब को तीनों पद्म अवार्ड दिए जाते हैं।
इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। अब अगर पद्मश्री की बात करें तो इनको पद्मश्री दिया जाता है 2002 में। पद्मश्री 2002 में नहीं दिया जाता है इनको। इनको दिया जाता है 2002 में। एक और अवार्ड इनको दिया जाता है जो बोला जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो भी हिंदी का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में प्लस अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। तो इनको 2004 में दिया गया था पद्म भूषण। इनको तीनों अवार्ड नहीं दिए जाते हैं, इनको पद्म भूषण दिया जाता है कब? 2004 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है 2013 में। तो इसमें पूछा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको कब दिया गया था? ये दिया गया था 2013 में। ठीक है। और इनको 2024 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है मुंबई ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आवर्त सारणी के किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के वाले तत्व शामिल होते हैं? तो उत्कृष्ट गैसों वाले तत्व जो शामिल होते हैं वह हैं किसमें? ये वर्ग 18 में। और ये उत्कृष्ट गैसें भी पूछी जाती हैं, ये कौन सी हैं? एक तो हीलियम है, दूसरी नियान है, तीसरी आर्गन है, और एक है क्रिप्टॉन, दूसरी है जेनॉन, और इसको दुर्लभ गैस भी बोला जाता है। एक है रेडॉन, और एक और कौन सी है नेक्स्ट वाली आप कमेंट कीजिए। टोटल 7 होती है, 6 मैंने बता दी, एक आप बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो भारत की जनगणना में कुल प्रश्न पूछे गए थे टोटल 29। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। अब आपको यहाँ से उस विशेषताएं बताएगी, इसके आधार पर आपको पहचान करना है ये किस स्थल की बात कर रहे हैं। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी, हवा के आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। तो ये बात हो रही किसकी? भीमबेटका की। और भीमबेटका क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। और ये तीनों कालों से संबंधित है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ तीनों पाषाण काल के शैलाश्रय चित्र वगैरह मिलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जो शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी झारखंड की सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2022 में भारत में जन्मे उद्यमी को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। ये 2022 के करंट का क्वेश्चन था। ये उस समय चुना गया था गुरदीप सिंह रंधावा को। तो ये अब इसका कोई महत्व तो नहीं है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। और ये कहाँ का सम्मान है? और ये ग्रीस का सम्मान है। ठीक है, और ये ग्रीस का सम्मान पाने वाले ये पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है कौन सा देश? तो ये करता है बांग्लादेश। ठीक है, कितनी करता है? 4096 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसमें ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि है। अब इसमें अगर भारत के राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं? तो इसमें एक तो वेस्ट बंगाल की सीमा टच करती है, दूसरी कौन टच करती है? असम की करती है। इसके बाद में और मिजोरम की करती है, मिजोरम के साथ साथ मेघालय की करती है, और त्रिपुरा की करती है। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली
जो इन्होंने अक्टूबर 2023 में किसे शतरंज में पराजित किया था, ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो 5 ईयर प्लान शुरू किए गए थे, आर्थिक विकास योजनाएं, वो शुरू किए गए थे कहाँ से? 1951 में से पहली जो योजना शुरू की गई थी 1951 से 1956 के बीच में की गई थी। 5 ईयर प्लान्स की अगर बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था रसिया से। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं को जो कि 2012 से 2017 के बीच में होती है, लेकिन 2015 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह पर क्या आ जाता है? नीति आयोग आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? भारत की जो कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से है? तभी मैंने बताया 2012 से लेकर 2017 के बीच में। यह तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका क्या था? विषय था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी म्यूजिक स्कूल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कथक। एकमात्र नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम एशियाई खेल वर्ष नई दिल्ली में भारत में आयोजित किए गए थे। तो सन पूछा जा रहा है, ये कब किए गए थे? 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? वेद समाज की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी कहाँ पे? कलकत्ता, कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नायडू थे, श्रीधरलू नायडू, ठीक है, श्रीधरलू नायडू द्वारा की गई थी और स्थापना की गई थी 1864 में, ठीक है। ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसमें जातिवाद वगैरह जो भेदभाव हुआ करता था, विधवा पुनर्वास, महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बॉलीवुड में यदि खेल 5वें सेट में बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक टीम पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती। तो ये क्या है? 14-14 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से? तो ये है भाग 17। भाग 17 कहाँ है? ये है भाग 17, ये है राजभाषा से संबंधित है। और भाग 17 अगर टोटल बात की जाए तो इसमें कितने टोटल आर्टिकल है? तो ये है 343 से 351 तक, ठीक है। तो इस वीडियो में ये वाला भी एक शिफ्ट और देखेंगे, ये शिफ्ट भी कंप्लीट कर दी, एक शिफ्ट और देखेंगे तो 2024 के कंप्लीट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके जीएस से बनते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ये शिफ्ट कब आयोजित की गई थी? 30 मार्च 2024 को शिफ्ट है फर्स्ट। तो इस वीडियो को इसको भी कवर करते हैं तो 2024 के कंप्लीट जो पीवाईक्यू होंगे जीके जीएस से वो कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में डिटेल भी कवर हो रही है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 से लेकर के 2024 तक के संपूर्ण पीवाईक्यू करवाए हैं 130 सेट में। इसकी प्लेलिस्ट पड़ी है वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है 324। 324 में प्रावधान क्या है? चुनाव का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित तो होगा, ठीक है। 25 जनवरी 2025 को, 25 जनवरी 1950 को योजना सॉरी कौन सी चुनाव आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तकनीकों, प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशक, उर्वरक, यानी कि सभी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गया था, तो ये सही है। दूसरा पूछा जा रहा है, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन
द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी सही है। तो इसके दोनों आंसर सही है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के रूप पर केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी? तो ये केंद्रित थी गेहूं और धान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया गया था। अब गोपिका वर्मा बताइए, गोपिका वर्मा जो थी वो किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी कैसे? मोहिनी अट्टम से। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और बाकी सभी दिए गए हैं। और मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ से संबंधित है? ये केरल से। कथकली भी केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय गायक या गायिका जिन्होंने लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी? तो ये हैं लता मंगेशकर जी। और लता मंगेशकर जी को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। फिलहाल अभी यहाँ देख लेते हैं, इनको 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में सूरीनाम है यहाँ के गणराज्य का ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये सम्मान का नाम है। और ये प्राप्त करने वाला या वाली पहली भारतीय कौन बना? तो ये बनी थी द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखना, सूरीनाम का ये सम्मान है, दिया किसको गया था? द्रौपदी मुर्मू की। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी भारत के करंट क्या है? प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 7। लाहू नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7। लाहू जो ये नृत्य है, ये शैली संबंधित है कहाँ से? मेघालय से। ये है मेघालय से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दी थी? तो ये किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा ने दी है। मतलब ये उस समय बहुत चर्चित रहा होगा, इसलिए पूछा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है भी, बिल्कुल भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ सम्मानित किया गया था। किस प्रमाण पत्र से? तो ये किया गया था हरित रेलवे स्टेशन। तो ये उस समय पूछा गया था, हो सकता है अभी भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, तो या स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह गुजर रहा होता है किस बेरोजगारी से? तो ये गुजरता है घर्षणात्मक बेरोजगारी से। देखो, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई अर्थव्यवस्था के भीतर स्वैच्छिक बेरोजगार होता है और उसके बाद उसको मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी का ट्रांसफर हो जाता है, उसके थ्रू स्थानांतरण किया गया, उस बीच में अगर वो बेरोजगार रहता है, कई नौकरियों के तलाश में जब लोग बैठे होते हैं, मशीनरी अगर विफल हो जाती है, उसकी वजह से लोग बैठ जाते हैं, या कुछ समय के लिए कंपनी से जब कंपनी से क्या क्या निकाल दिए जाते हैं, जो मजदूर वगैरह जो वर्कर्स होते हैं, मतलब आप एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में जब आप बेरोजगार रहते हैं, तो उसको बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? ये छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वो व्यक्ति रोजगार दिखेगा तो कि वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में बेरोजगार होता है, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ऐसी होती है, जैसे सीजन के हिसाब से जब काम मिलता है, तो वो होती है मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मेजर ध्यानचंद्र जाना माना नाम है, किस खेल से संबंधित है? तो ये देखो, हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद्र। और इन्हें कहा जाता था हॉकी का जादूगर। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, और इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2012 से। सारे तथ्य पीछे देख चुके हैं, इसलिए सिर्फ ओरल बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है क्रिसमस। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? तो देखो, जो सारंगी से संबंध नहीं है, वो नहीं है इनका निखिल बनर्जी का। निखिल बनर्जी का संबंध है किससे? इनका संबंध है सितार वादन से। ये सितार वादन से संबंधित है, ठीक है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात से संबंधित नहीं है? तो गुजरात से संबंधित नहीं है सनबर्न महोत्सव, क्योंकि ये कहाँ से संबंधित है? गोवा से संबंधित है सनबर्न महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आ, किसकी साक्षरता दर में असम शामिल नहीं था, जहां की जनगणना नहीं की जा सकी थी? किस वर्ष? मतलब तो असम जो शामिल नहीं था, 1981 की जनगणना में असम शामिल नहीं था। और 1991 91 की जनगणना में जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर काफी अशांति थी जम्मू कश्मीर में, इसलिए जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? तो ये है 7। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो अब ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें क्या हो जाएगा, ना तो एक, ना तो दे, ना तो नौकायन था, ना रोल बॉल था। ये क्वेश्चन अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, करंट का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा की गई थी। एक नई पहल थी, ये कब की गई थी? तो ये की गई थी नवंबर, यानी कि 8 नवंबर 2016, नहीं 17 नहीं 2016, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, 500 और 1000 के नोटों को क्या क्या चलन में बंद किया गया था, और नई करेंसी यानी कि 500 और 2000 रुपए के नोट चलन में चालू किए गए थे। अब इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कृति जो है अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो क्वेश्चन नंबर, ये चाणक्य थे, चाणक्य थे, इनको बोला जाता है कौटिल्य भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किसके थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके गुरु थे, या फिर राजनीतिक मार्गदर्शक भी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, घनानंद यानी कि नंद वंश का जो अंतिम राजा होता है घनानंद, उसको पराजित करके किसकी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, एक उसका नाम है क्या, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, इसमें आंतरिक प्रशासन, सैन्य रणनीतियां, कूटनीतियां सहित जो साम्राज्य का शासन करने के लिए जो नियम होते हैं उनके बारे में लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो ज्वाला गुट्टा खेलती हैं बैडमिंटन। इनको 2011 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये 2024 के दो वीडियो, एक पहले वीडियो दिया है और एक अब कंप्लीट, दो वीडियो में 10 शिफ्ट जो करवाई गई थी वो कंप्लीट मैंने करवा दी है। तो जीके जीएस वाला पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाता है, ये वीडियो देख करके जरूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करके जाना, और अगर मन करे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।